नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। मैं हूं पूजा त्रिपाठी और अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे पहली रणनीति की आज के लिए बाजार की चाल कैसी होनी चाहिए और ऐसे में आपको आज के लिए क्या स्ट्रैटेजी लेकर चलनी चाहिए। इस वक्त जो संकेत मिल रहे हैं वो कमजोरी के साथ ही हैं। एशियाई बाजारों में अब कमजोरी देखने को मिल रही है। एसजीएक्स निफ्टी की भी कमजोर शुरुआत देखने को मिल रही है और अगर ग्लोबल बाजारों से भी संकेत देखेंगे तो वो भी कमजोरी के साइड ही थे। डाउ ने 2 दिनों की बढ़त गंवा दी है और यूके के बाजार भी सपाट ही बंद हुए हैं। ऐसे में आज के लिए रणनीति क्या होनी चाहिए और काफी सारी खबरें भी हैं जहां से कुछ एक्शन देखने को मिल सकता है, तो इस पर आगे जानेंगे। और ग्लोबल मार्केट से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं ये बताने के लिए दीपांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज के लिए रणनीति क्या होनी चाहिए, कुछ ही देर में हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी जुड़ेंगे और खबरों की दम पर आज कौन से स्टॉक्स एक्शन में रह सकते हैं ये बताएंगे दीवारजी। लेकिन सबसे पहले ग्लोबल मार्केट से किस तरह के संकेत इस वक्त मिल रहे हैं वो समझ लेते हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताइए, कल तो कमजोरी के साथ बंद हुई थी और ब्रेंट क्रूड भी देखेंगे तो जो ट्रेंड चल रहा था वहां पर भी ब्रेक लगता हुआ दिखाई दिया है, तो अभी जो संकेत मिल रहे हैं इस वक्त उन्हें कैसे देखना चाहिए? बिल्कुल पूजा, गुड मॉर्निंग। सुस्ती के संकेत आ रहे हैं इस समय जहां तक ग्लोबल मार्केट्स का सवाल है। एशिया के बाजार एकदम नर्म है इस समय। जापान का बाजार 3 दिन के बाद एडजस्ट हो रहा है तो वहां पर आप ज्यादा बदलाव नहीं देख रहे हैं इस समय। एसजीएक्स निफ्टी देखें तो लगभग 100 अंक नीचे है। डाउ फ्यूचर्स भी इस समय इस समय थोड़ा ऊपर है बट सुस्ती ही दिखा रहा है। कल शाम अमेरिकी मार्केट्स 2 दिन की बढ़त के बाद डाउ फिसला, बल्कि आखिरी घंटे में भारी गिरावट आई। 220 अंक लुढ़का और दिन की ऊंचाई से अगर देखें तो 400 अंक की गिरावट हुई और दिन के निचले स्तर पर डाउ कल बंद हुआ। तो आखिरी घंटे में काफी तेज बिकवाली जरूर आई है। हालांकि जो टेक्नोलॉजी शेयर्स है वहां पर तेजी बरकरार है, नेटफ्लिक्स और अमेजॉन जैसे शेयर्स में, इसलिए आपने नैस्डैक देखा कि ½ % ऊपर बंद हुआ। पर एनर्जी, हेल्थ और जो ट्रैवल सेक्टर्स के शेयर्स हैं वहां पर भारी बिकवाली का दबाव बना रहा। 2-3 बड़े क्यूज आने वाले हैं अगले 2 दिनों में मार्केट्स के, जिस पर निवेशकों की नजर है। आज शाम साप्ताहिक बेरोजगारी के आंकड़े आएंगे तो वहां पर नजर है। अनुमान लगाया जा रहा है कि 30 लाख और लोग पिछले हफ्ते बेरोजगार हुए हैं। तो अब तक के जो 6 हफ्तों के बेरोजगारी के आंकड़े हैं वो 3 करोड़ हैं। देखते हैं कि इस बार कितना आता है। अनुमान 30 लाख से ऊपर का लगाया जा रहा है इस समय। इसके अलावा कल जॉब्स डेटा आएगा, अप्रैल के महीने का पूरा कंबाइंड, वहां पर देखना पड़ेगा। पेरोल्स डेटा आने वाला है, तो काफी सारा डेटा आने वाला है अगले 2 दिनों में जिस पर निवेशकों की नजर है। उससे पहले आप थोड़ी नरमी देख रहे हैं। यूरोप के बाजार, फ्रांस और जर्मनी 1% गिरे, यूके सपाट रहा। जो मैन्युफैक्चरिंग डेटा आया है यूरोप से और यूके से वो बहुत ही खराब है, मतलब इतिहास में अब तक का सबसे खराब डेटा आया है। अप्रैल में तो लगभग किसी भी तरह की मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हुई ही नहीं है और वार्निंग भी आ रही है कि आगे जाकर भी काफी खराब डेटा ही रहने वाला है। तो जो यूरोप का इकोनॉमिक सेंटिमेंट है वो काफी तेजी से खराब हो रहा है और इसका असर आगे जाके आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कच्चे तेल में एक बार फिर से भारी उतार चढ़ाव रहा, पर फाइनली 5 दिनों के बाद गिरावट देखने को मिली। 2.5-3% गिरा WTI और इस समय अगर आप देखें तो 24 के नीचे ट्रेड कर रहा है। वहीं ब्रेंट पर भी आप नजर डालें तो $30 के नीचे आ गया है। तो वैसे तो ओवरऑल फिगर में देखें तो ज्यादा बदलाव नहीं आया, 2-2.5% की गिरावट है, पर इंट्राडे में काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी आपने जरूर देखी है तेल के दामों में। अमेरिकी भंडार जो है वो पिछले हफ्ते 46 लाख बैरल से बढ़े। हालांकि ये बढ़त हुई है पर अनुमान से कम है। अनुमान 80 लाख बैरल का था, तो वहां से देखते हैं कि कैसा रिएक्शन आता है। सोना कल 1% फिसला है $1700 के नीचे। तो ज्यादातर करके सुस्ती या नरमी के ही संकेत आ रहे हैं जहां तक ग्लोबल मार्केट्स का सवाल है। ओके, तो हर फैक्टर पे अगर देखेंगे, सोने में, क्रूड में और यूएस और यूके से जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं, सब जगह से सुस्ती के ही संकेत इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। दीपांशु, इसके अलावा कोरोना को लेकर क्या अपडेट है इस वक्त? कोरोना का कल सबसे खराब दिन रहा विश्व के लिए। अगर आप देखें तो हम जब भी पूजा रोज बात करते हैं 75,000 से 80,000 नए मामलों की बात करते हैं। कल 94,000 से ज्यादा नए मामले आए, यानी कि एवरेज से 15-20 हजार ज्यादा नए मामले सामने आए हैं ग्लोबली और 6,800 लोगों की मौत हुई है। तो कल का दिन नए मामलों के हिसाब से काफी खराब था। आप देखिए ऑलमोस्ट 1 लाख मामले एक दिन में आपको मिले हैं ग्लोबली, तो ये एक चौंकाने वाला संकेत है। अब 38 लाख लोगों की मौत हो चुकी है, 2.65 लाख लोग प्रभावित हैं और 13 लाख मरीज ठीक भी हुए हैं।
भारत के लिए अब हम देख ही रहे हैं कि खराब दिन आ रहे हैं। हमारी जो एवरेज 1500 से 2000 नए केसेस की थी, अब वो 3000 के ऊपर हो गई है। बल्कि कल हमने 3600 नए मामले देखे भारत में और 92 लोगों की मौत हो गई। अब भारत में 53,000 कोरोना के केसेस हो चुके हैं और 1785 लोगों की मौत हो चुकी है। तो ये खराब आंकड़े हैं भारत के और ये लगातार खराब हो रहे हैं। एक अच्छी बात जरूर है कि कल 1200 लोग वायरस से ठीक हुए, पर अगर आप देखें नए केसेस आए हैं हमारे 3600 और 1200 लोग ठीक हुए, तो वो जो ग्लोबल एवरेज है हर एक मरीज के ठीक होने पर 3 नए केसेस आ रहे हैं, अब वो भारत में भी आपको दिख रहा है। तो ये जरूर एक परेशानी वाला संकेत है। अमेरिका की बात करें तो 25,000 नए मामले फिर से सामने आए और 2500 लोगों की मौत हो गई, तो वो एक खराब आंकड़ा है। अब अमेरिका में वायरस से 75,000 के करीब लोगों की मौत हो चुकी है, तो ये एक खराब संकेत है। हालांकि 2 लाख लोग वायरस से ठीक भी हो चुके हैं। यूरोप के लिए अब तक का सबसे खराब दिन था, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यूजुअली अमेरिका यूरोप में रोज 24 से 25,000 नए मामले आते हैं। कल यूरोप में 30,000 नए मामले सामने आए और 2,500 बल्कि 31,000 नए मामले सामने आए और 2,500 लोगों की मौत हो गई है। यूके, जहां हम देख रहे हैं कि लगातार इस हफ्ते दिन ब दिन नए केसेस भी बढ़ रहे हैं और नए मरने वालों की लोगों की संख्या भी बढ़ रही है, वहां पर भी खराब दिन था। 6,000 से ज्यादा मामले आपको यूके में मिले हैं और 650 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका के बाद वैसे भी यूके का डेथ टोल अब हाईएस्ट है, ये हमने आपको कल ही बता दिया था। इटली से भी ज्यादा है इस समय यूके का डेथ टोल और यूके का कंसर्न बढ़ रहा है। एक बार फिर रशिया में हमने देखा 10,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, तो वहां पर भी चिंता बढ़ती जा रही है। तो ग्लोबली काफी खराब दिन था जहां तक कोरोना का सवाल है और भारत के लिए भी एक और खराब दिन था। तो काफी खराब दिन था। कोरोना को लेकर जो भी अपडेट्स यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं, चिंता बढ़ती जा रही है और सबसे जो चिंताजनक बात है वो ये कि नए मामलों के जो आंकड़े हैं वो यहाँ पर तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। किसी भी देश से कहीं से भी कोई भी राहत के संकेत इस वक्त नहीं देखने को मिल रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीपांशु ये सारी डिटेल्स हमें देने के लिए। अब आपको बता देते हैं कि कल संस्थागत निवेशकों की तरफ से किस तरह के आंकड़े देखने को मिले थे। कैश में बिकवाली अब देखी गई है एफआईएस की तरफ से, करीब 494 करोड़ की बिकवाली कल कैश में सेगमेंट में एफआईएस ने की है। लेकिन अगर वायदा बाजार की बात करें तो यहाँ पर एफआईएस ने खरीदारी की है और आंकड़ा ये करीब 1192 करोड़ का है, जिसमें कि यहाँ पर खरीदारी देखने को मिली है। और घरेलू निवेशकों की बात करेंगे तो उन्होंने भी खरीदारी ही की है कैश सेगमेंट में 322 करोड़ की, लेकिन कैश सेगमेंट में यहाँ पर एफआईएस ने बिकवाली की है। तो ये कुछ आंकड़े हैं और इनसे क्या क्यूज लेना चाहिए ये भी समझ लेते हैं और रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट का, जहां हम हर रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। अनिल जी, गुड मॉर्निंग। बाजार में संकेत लेने से पहले खबर पर आपकी राय जानना चाहेंगे। अब जीएसके और एचयूएल को लेकर एक अपडेट निकल कर आ रहा है, जिसमें कि बात की जा रही है कि जीएसके ब्लॉक डील के जरिए एचयूएल में अपनी पूरी जो 5.7% हिस्सेदारी है वो बेच सकती है। तो ये जो खबर है, इस डील का बाजार पर किस तरह से असर पड़ेगा? गुड मॉर्निंग पूजा। 2 तरीके से इसका असर देखना चाहिए। एक तो ये कि इस वक्त जब बाजार का सेंटिमेंट थोड़ा सा खराब है, कमजोर है, उस वक्त 25,000 करोड़ की लिक्विडिटी बाजार से निकलेगी। अब हो सकता है मई के महीने में जो पिछले 3-4 दिनों में जो आपको बिकवाली दिख रही है एफआईएस की तरफ से या फिर लोकल फंड की तरफ से, हो सकता है कि लीवर की इस बड़ी ब्लॉक डील के लिए थोड़ा फंड पैसा इकट्ठा कर रहे हों और थोड़ा लिक्विड हो रहे हों। लेकिन 25,000 करोड़ की जो बिकवाली है वो अपने आप में काफी बड़ी, और आप सोच सकते हैं अगर समझिए 25,000 करोड़ की जो खरीदारी है वो ब्लॉक डील के जरिए ना अगर मार्केट में ओपन लिया है तो निफ्टी और मार्केट क्या हो सकता है। तो एक वो चीज है। दूसरी चीज ये कि अगर ग्लैक्सो जैसा बड़ा इन्वेस्टर, नो डाउट मर्जर की वजह से उन्हें बेचा, लेकिन एक अच्छा इन्वेस्टमेंट वो रख भी तो सकते हैं, या फिर ये खरीदारी एचयूएल का जो पेरेंट है यूनिलीवर वो भी तो कर सकता है। अगर वो करे तो कितना बेहतर हो, वो कॉन्फिडेंस भी दिखाए। तो मेरा ये समझना है कि ये दोनों ही चीज नहीं हो रही तो ये बाजार के लिए बहुत अच्छी बात नहीं, ना लिक्विडिटी के लिहाज से और नई डील के साइज के लिहाज से। तो मुझे लगता है कि जो भी प्राइस पर डील होगी उसके बाद लीवर के लिए 2000 के ऊपर निकलना वापस मुश्किल होगा। तो खरीदने की जल्दबाजी नहीं है। वॉल्यूम ग्रोथ आपने देखा ही -7% आई, तो मुझे लगता है थोड़ा सा वक्त देना चाहिए। और दूसरी बात है कि अब फॉल ऑफ बाइंग बहुत ज्यादा आपको लीवर में आती नहीं दिखेगी। कहते हैं कि वो ऑल बायर सेटिस्फाइड, जिनको जितना चाहिए 25,000 करोड़ में से ले लीजिए। तो पॉइंट सिंपल है कि आज मार्केट के लिहाज से इतनी बड़ी डील लिक्विडिटी का निकलना ये बहुत अच्छी खबर नहीं है।
ओके, तो बहुत अच्छी खबर नहीं है लिक्विडिटी का निकलना बाजार के लिए। तो एचयूएल में फिलहाल अभी आपको यहाँ पर खरीदारी नहीं करनी चाहिए। इन स्तरों पर 2000 के ऊपर निकलना मुश्किल है, ये रणनीति इस वक्त आपको सुझाई जा रही है। फिर अनिल जी, बाजार के लिए आज के अहम सत्र कौन से होंगे? देखिए, निफ्टी पर आज क्योंकि एक्सपायरी का दिन है तो थोड़ी सी वॉलेटिलिटी के लिहाज से आपको रेंज बड़ी लेनी होगी। मुझे लगता है मुझे 9100 सपोर्ट का काम करेगा। कल भी हमने 9100 के लेवल को नहीं तोड़ा, लेकिन आज क्योंकि थोड़ा सा सेंटीमेंट कमजोर है और दूसरा एक्सपायरी का दिन है तो मैं 100 पॉइंट नीचे तक की रेंज और लेता हूँ। 9000 के लेवल पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है पुट में इस सीरीज का भी, जो आज एक्सपायर होने वाली है, और मंथली का भी, तो वो आपके लिए एक अच्छे सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। ऊपरी स्टोर पर 9350, 9450 वो रेंज है जहां पर बिकवाली आती हुई दिख रही है। वैसे भी 9500 पर इस सीरीज में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में है, तो उसे पार करना मुश्किल होगा। इन सेंटीमेंट्स में तो थोड़ा मुश्किल है ही। वैसे भी बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, कल के लोज ही सपोर्ट का काम करेंगे। 18,950, 19,050 ये रेंज है जो सपोर्ट का काम करेगी। इसके नीचे फिसलने पर ही बड़ी गिरावट होगी। ऊपरी स्टोर पर 20,000, 20,250 ये वो रेंज है जहां पर आपको बैंक निफ्टी में ऊपरी स्टोर पर प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिख सकती है। तो पॉइंट सिंपल है, कल जिस तरह से रिकवरी हुई ऐसी कोई खास वजह दिखी नहीं और ऐसी कोई खास खबर आई नहीं है। अगर इस उम्मीद में रिकवरी हुई कि कोई पैकेज मिलेगा, तो पैकेज तो कुछ आया नहीं है, अभी तक तो कोई संकेत है नहीं है। और दूसरा ये कि आज लीवर की ब्लॉक डील थोड़ा बाजार पर दबाव बनाएगी, तो मुझे लगता है दोनों को देखते हुए प्लस ग्लोबल मार्केट थोड़ी सुस्ती के संकेत दे रहे हैं। बहुत कमजोर तो नहीं है, लेकिन अमेरिका जिस तरह से ऊपरी स्तर से गिरा, थोड़ी सी चिंता की बात है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा ट्रेंड नीचे की तरफ रह सकता है, लेकिन कल के सेशन ने यही बताया है कि बाजार किसी वक्त वॉलेटिलिटी दिखा सकते हैं, बड़ी वॉलेटिलिटी दिखा सकते हैं। और वैसे भी आज तो आपके लिए एक्सपायरी का दिन है, तो थोड़ा उसकी तैयारी रखनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि एक्सपायरी का दिन भी है, तो काफी ज्यादा उतार चढ़ाव भी देखने को मिल सकता है। और एचयूएल जीएसके की जो ब्लॉक डील्स निकल कर आ रही हैं वो भी आज बाजार में दबाव बना सकता है। तो ट्रेंड आज नेगेटिव का है और एक्सपायरी का दिन है, तो थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव भी देखने को मिल सकता है। तो चलिए, ये तो बात हुई बाजार पर रणनीति की, लेकिन खबरों के दम पर आज कौन से स्टॉक एक्शन में रह सकते हैं और इसके अलावा कौन कौन से नतीजे भी आए हैं, इसकी भी जानकारी आपको दे देते हैं। और ये बताने के लिए अब देवांशी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। देवांशी, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। आज सबसे पहले देखिए नतीजों के लिहाज से निफ्टी में एचसीएल टेक के नंबर्स आने वाले हैं और इसके अलावा आवाद बाजार में आरबीएल ये स्टॉक है जहां पे फोकस रहेगा। कैश मार्केट में सायंज है, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज हैं जिसके नंबर्स आने वाले हैं, जिलेट इंडिया, एसकेएफ और सोलारा एक्टिव फार्मा, ये सभी स्टॉक्स ऐसे हैं जिन पर नजर रहेगी। नतीजों के लिहाज से आप देखिए जो मार्केट्स बंद होने के बाद जिसके नतीजे आए उसमें दो कंपनीज थी, येस बैंक और जेएम फाइनेंशियल्स। येस बैंक के जो नतीजे हैं वो अनुमान से थोड़े से बेहतर आए हैं। 81 बॉन्ड्स जो राइट डाउन किए हैं उसके चलते जो घाटा है वो इस बार दुगने से भी ज्यादा आता हुआ दिखा है। 3670 करोड़ के करीब आता हुआ दिखा है। 1508 करोड़ से बढ़कर ब्याज से आय में करीब 50% तक की गिरावट देखी गई है। अनुमान था करीब 70 to 75% घटने का। प्रोविजन इस बार 33% तक बढ़ते हुए दिखे हैं। लेकिन आप एक बात देखिए, जो एसेट क्वालिटी वो हल्की सी बेहतर होती हुई दिखी है। इस बार जो जीएनपीएस हैं वो 18.87% से घटकर 16.88% पर आते हुए दिखे और साथ ही जो नेट एनपीएस हैं वो भी करीब 6% से घटकर अब 5.03% पर आते हुए दिखे हैं। तो एसेट क्वालिटी में हल्का सा सुधार हमने इस तिमाही में देखा है। इसके अलावा जेएम फाइनेंशियल्स के नंबर्स काफी फ्लैट हैं इस बार क्योंकि आप देखिए जो आय है वो करीब 6.5% तक बढ़ती हुई दिखी है। मुनाफे में करीब 1.5% तक की बढ़त इस तिमाही में होती हुई दिखी है। साथ ही जीएसके एचयूएल जिसकी आप अभी बात कर रहे थे, मैं आपको बता दूं कि ये जो डील है आज बल्क डील मार्केट में करीब 50 रुपए से लेके 150 रुपए तक के डिस्काउंट पर होती हुई दिखेगी। जो प्राइस तय हुए करीब 1850 से लेके 1950 रुपए के बीच में ये डील होने की संभावना बनती हुई दिख रही है। तो इसके चलते भी थोड़ा सा नेगेटिव रिएक्शन आएगा। डॉक्टर रेड्डीज कंपनी को माइग्रेन की दवा के लिए एनडीए से मंजूरी मिल चुकी है और एक और दवा है जिसको यूएस एफडीए से मंजूरी मिली है। तो इन दोनों पर फोकस रखें। कोटक महिंद्रा बैंक पर नजर रखें। फ्यूचर जनरल इंश्योरेंस में हिस्सा खरीदने के लिए अब कंपनी आगे होती हुई दिख रही है। मैं आपको बता दूं कि ट्रू नॉर्थ और हीरो फिनकॉर्प भी इसमें हिस्सा खरीदने की दौड़ में है, लेकिन अब कोटक महिंद्रा बैंक भी शामिल होता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा हेल्थ केयर ग्लोबल जहां पे सीवीसी कैपिटल को प्रेफरेंस शेयर्स अलॉट किए जाने की योजना बन रही है। सेकेंड मेजर लार्जेस्ट शेयर होल्डर बन सकता है सीवीसी कैपिटल। और मैं आपको बता दूं कि इनकी जो प्रमोटर्स के अलावा जहां पे हिस्सेदारी है वो अपनी हिस्सेदारी बेच सकते हैं सीवीसी कैपिटल को। तो इस स्टॉक पर भी आप नजर रखें।
ठीक है, तो ढेर सारी खबरें हैं जहां पर कि आपको नजर रखनी है। नतीजा और खबरों के लिहाज से आज काफी ज्यादा एक्शन देखने को मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया देवांशी हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए अब कुछ स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति भी समझ लेते हैं। कुछ ट्रेडिंग कॉल्स जो आए हैं हमारे पास वो आपके स्क्रीन पर आपको दिखा देते हैं। आनंद राठी सिक्योरिटीज की तरफ से जो कॉल्स आई हैं उसमें वो बिकवाली करने की राय दे रहे हैं। कोल इंडिया में बिकवाली करके चलिए 138 के स्टॉप लॉस के साथ और टारगेट होगा 126 का। और जो अगला कॉल है वो खरीदारी करने का आ रहा है चॉइस ब्रोकिंग की तरफ से। और यहाँ पर ये टाटा केमिकल्स में कैश लेवल्स पर खरीदारी करने की राय दे रहे हैं। 290 रुपए 60 पैसे पर खरीदिए टाटा केमिकल्स को। और यहाँ पर ये जो स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं वो 279 का होगा। 306 313 के लेवल्स के लिए आप कर सकते हैं टाटा केमिकल्स में खरीदारी। तो कोल इंडिया में बिकवाली की राय और टाटा केमिकल्स में खरीदारी करने की राय आज के लिए आपको दी जा रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मार्केट पर एक और रणनीति समझ लेते हैं। और ये बताने के लिए अब संदीप वागले हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप जी गुड मॉर्निंग। आज आपका क्या व्यू बन रहा है मार्केट पे, क्योंकि संकेत तो सुबह सुबह जो जिस तरह के मिल रहे हैं वो कमजोरी के ही हैं। इसको देखते हुए आज के लिए रणनीति क्या होना चाहिए, स्पेशली आज एक्सपायरी का भी दिन है, तो आप संकेत कैसे देख रहे हैं? पूजा गुड मॉर्निंग। मुझे लगता है ये बेसिकली ये सेल ऑन राइज वाला मार्केट है, लेकिन अगर आज की बात करेंगे तो मैं ये कहूंगा 9000 का एक सपोर्ट हो सकता है। 9000 9030 ये एक रेंज है, यहाँ पर सपोर्ट मिल सकता है। और आज के लिए मेरी रेंज होगी 9000 ऑन द डाउन साइड, 9300 9320 ऑन द अप साइड, ये रेंज होगी। अगर ऊपर में जाता है तो 9300 क्रॉस करना बहुत मुश्किल होगा। स्टॉक स्पेसिफिक व्यू लेना होगा इन दिस रेंज ऑफ 300 पॉइंट्स। ओके, तो स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति अपनाने की राय होगी। तो फिर कहां पर आप आज के लिए ट्रेड देख रहे हैं? पूजा मेरे पास 2 कॉल है, एक सेल है एक बाय है। बेचना है अपोलो हॉस्पिटल जिसमें कल वीकनेस दिखाई दिया, 1306 का बंद है, 1323 के स्टॉप लॉस से बेचे, 1260 के तक के डाउन साइड में देख रहा हूँ। और दूसरा कॉल है महिंद्रा एंड महिंद्रा जिसको बाय करे, 387 का बंदा है। अगर ये गिरावट में 384 के लेवल के आसपास मिलता है, 384 385 वहां पर बाय करना ज्यादा बेटर होगा। 381 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और मेरा टारगेट 1 से 2 दिनों के व्यू से 399 का है। ओके, तो 1 से 2 दिनों के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं M&M में। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी समय देने के लिए। तो 2 कॉल्स हैं। अपोलो हॉस्पिटल यहाँ पर बिकवाली करके चलिए, टारगेट 1260 का देख रहे हैं। और महिंद्रा महिंद्रा 384 के लेवल्स के आसपास मिले तब यहाँ पर खरीदारी करिए। 1 से 2 दिनों में 399 के लेवल्स देखने की उम्मीद है महिंद्रा महिंद्रा में। चलिए ये तो था इक्विटी मार्केट का एक्शन, लेकिन कमोडिटी मार्केट में भी क्या करना चाहिए आज ये भी समझ लेते हैं। और ये बताने के लिए अनुज गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं एंजल कमोडिटीज के। अनुज जी बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। आज क्या एक्शन दिख रहा है आपको, और सोने में सबसे पहले बताइए क्या रणनीति होनी चाहिए आज के लिए? गुड मॉर्निंग पूजा जी। कल हमने गोल्ड में गिरावट आते हुए देखी थी, $1700 के नीचे रेट आते हुए देखे हैं। हमें लगता है कि गोल्ड में थोड़ा सा बिकवाली का माहौल यहाँ देखने को मिल सकता है। हमें लगता है कि गोल्ड के अंदर 45,500 के आसपास बिकवाली करके चलें। स्टॉप लॉस 45,850 का रहेगा। टारगेट नीचे करीबन 45,400 तक देखने को मिल सकता है। और डॉलर में एक्सपेक्टेड है $1680 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। तो गोल्ड सिल्वर में बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं। ओके, तो गोल्ड में बिकवाली का ट्रेंड देखिए, 45,850 का स्टॉप लॉस होगा यहाँ पर और टारगेट होगा 45,000 का। इसके अलावा अनुज बेस मेटल्स यहाँ पर क्या करना चाहिए? बेस मेटल में हमने कल अच्छी रिकवरी आती हुई देखी थी और हमें लगता है कि आगे भी ये रिकवरी थोड़ी रह सकती है। तो कल जैसा ट्रेंड था आज भी हमें लगता है कि वही ट्रेंड आना चाहिए। तो कॉपर के अंदर 403 के आसपास बाय करके चलें। स्टॉप लॉस 399 का रहेगा। टारगेट करीबन 409 410 तक हो सकता है। तो बेस मेटल में रिकवरी देखने को मिल सकती है, तो बाय का ट्रेड बना सकते हैं। ओके, तो बेस मेटल में रिकवरी देखने को मिल सकती है, इसलिए कॉपर में खरीदारी करके चलिए। 409 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस होगा 399 का। और रुपए में आज के लिए स्ट्रैटेजी क्या होगी अनुज? देखिए, हालांकि आज रुपये मार्केट बंद रहेगी, मगर हमें लगता है कि रुपये रेजिस्टेंस जोन पर आ गया है। तो आने वाले दिनों में इसमें एप्रिसिएशन देखने को मिल सकता है। नीचे 75-40 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। बिल्कुल, तो करेंसी मार्केट आपको एक अपडेट देते हैं। बुध पूर्णिमा के चक्कर में आज करेंसी मार्केट बंद रहेगी, ये एक अपडेट आपके लिए। अनुज जाते जाते एक और सवाल है मेरा कच्चे तेल को लेकर, क्योंकि हमने देखा था कि जिस तरह की तेजी दिख रही थी आज उसमें कहीं ना कहीं ब्रेक लगा है और जो संकेत मिल रहे हैं वो हल्के डाउन साइड पर है। तो इसको देखते हुए क्या कच्चे तेल में कुछ व्यू है आपका?
देखिए ट्रेंड ओवरऑल डाउन है, तो यहाँ पर जब भी हम एक हायर प्राइस देखेंगे तो भावों में बिकवाली आते हुए देखेंगे। वही ट्रेंड हम यहाँ देख रहे हैं, क्योंकि डिमांड जो है अभी भी उतनी स्ट्रांग नहीं है। हालांकि कुछ डिमांड यहाँ देखने को मिली है, मगर जो डिमांड चली है वो उतना सपोर्टिव नहीं है, क्योंकि 30-40% डिमांड यहाँ पर डाउन थी। हमें लगता है कि क्रूड में आने वाले दिनों में जो ट्रेंड रहेगा थोड़ा सा वॉलेटाइल रहेगा और थोड़ा सा नेगेटिव ट्रेंड में आ सकता है। ठीक है, तो ये राय आपको दे दी गई है। इस वक्त गोल्ड में बिकवाली करके चलिए, कॉपर में खरीदारी करने की राय होगी और कच्चे तेल में भी क्या रणनीति होनी चाहिए ये आपको बता दिया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुज, सुबह सुबह हमें समय देने के लिए। तो ये तो था कमोडिटी मार्केट में एक्शन, लेकिन आज ब्रोकरेज हाउस की भी कुछ रिपोर्ट्स आई हैं और उनका क्या कहना है ये भी समझ लेते हैं और रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट का FIR। ओके, और आशीष जुड़ चुके हैं हमारे साथ ये बताने के लिए। आशीष, गुड मॉर्निंग, बताइए ब्रोकरेज हाउस की नजर आज कहां पर है? गुड मॉर्निंग पूजा। सबसे पहले अगर आप देखें तो रियल एस्टेट सेक्टर पर जेफरीज की रिपोर्ट आई, जहां पर एक आ जा रहा है कि 7 साल के स्लो डाउन के बाद अब हो सकता है कि कहीं ना कहीं रिवाइवल देखने को मिले। और इसके पीछे का तर्क ये बता रहे हैं कि जो होम लोन की दरें हैं वो 2008 के स्तर के आसपास आ चुकी हैं, तो ये एक सेक्टर के लिए बिक्री के हिसाब से काफ़ी बड़ा बूस्टर होगा। इसी के चलते उन्होंने 5 स्टॉक्स पर खरीदारी की राय दी है। लक्ष्य भी देखिए, अगर आप मौजूदा भाव से देखें तो काफ़ी ऊंचे दिए हैं। सबसे पहले DLF एक खरीदारी की राय दे रहे 186 रुपये के लक्ष्य के लिए। गोदरेज प्रॉपर्टीज पर भी खरीदारी की राय है और इनका रियल एस्टेट सेक्टर में गोदरेज प्रॉपर्टीज पसंदीदा शेयर है। यहाँ पर एक करीब 945 का टारगेट दे रहे हैं। ओबरॉय रियलिटी पर भी 423 का टारगेट है। प्रेस्टीज एस्टेट 246 का, शोभा डेवलपर्स पर 311 का लक्ष्य दे रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो फार्मा सेक्टर पर बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट आई है, जहां पर एक आ जा रहा है कि यूएस के बाजार में रेस्पिरेटरी और इंजेक्टेबल्स की मांग काफी बढ़िया देखने को मिल रही है और अगर ये मांग बरकरार रही तो हो सकता है कि सेक्टर की रेटिंग हो सकती है। केडाला पर न्यूट्रल की रेटिंग बरकरार रखी है। लक्ष्य जो है 386 से घटाकर 347 कर दिया है। डॉक्टर रेड्डीज न्यूट्रल की रेटिंग बरकरार है, 3833 से लक्ष्य को बढ़ाकर 3874 कर दिया है। और ग्लेनमार्क फार्मा पर खरीदारी की राय बरकरार है। लक्ष्य जो है 340 से बढ़ाकर 373 कर दिया है। आखिरी रिपोर्ट है अदानी पोर्ट्स पर नतीजे आए थे, जिसके बाद जेफरीज की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। लक्ष्य जो है 320 से घटाकर 315 कर दिया है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष ये सारी डिटेल्स के लिए। तो सेक्टर स्पेसिफिक रिपोर्ट्स आज काफी हैं। रियल एस्टेट और फार्मा सेक्टर पर आज आप नजर रखिए। उसके अलावा अदानी पोर्ट्स पर खरीदारी करने की राय आ रही है, लेकिन लक्ष्य घटा दिया है, तो यहाँ पर भी आप नजर रख सकते हैं।